देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर आप थोड़ी पृष्ठभूमि में जाएँ, तो मुझे जो याद पड़ता है कि वो यूथ फॉर इक्वालिटी के बैनर पर उन्होंने रिज़र्वेशन के विरोध में अपना आंदोलन एक शुरू किया, जो मैंने देखा। तो एक तो उनकी विचारधारा बहुत निश्चित थी कि वो आरक्षण जैसे या सामाजिक न्याय जैसे विषय पर उनका सीधे तौर पर विरोध था। उसके बाद वो एक पॉपुलर पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। वो अचानक एक आंदोलन खड़ा हो रहा था करप्शन के विरोध में और उसको वो लीड करते हुए वो एंग्री यंग मैन की छवि या बहुत बड़े सुधारक की छवि के रूप में उन्होंने अपने आप को सामने रखा और उनके साथ बहुत सारे एक्टिविस्ट जुड़े, जो निश्चित रूप से बहुत ईमानदारी के साथ इस देश के लोकतंत्र को और इस देश की पूरी व्यवस्था को सुधारने का संकल्प लेकर के आए थे। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि अरविंद केजरीवाल प्योर पॉलिटिशियन के रूप में अपने आप को वहाँ निखार रहे थे। उनके बहुत सारे वीडियो भी उस समय सामने आए थे जिसमें उनको लग रहा था कि वो किस तरह से जो कॉर्पोरेट मीडिया है उसके साथ सामंजस्य बिठा करके उस आंदोलन को लीड ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आगे की रणनीति भी बना रहे हैं। और जो अशोक वानखेड़े जी ने कहा कि वो बहुत कुछ सूझबूझ के साथ चीज़ें कर रहे थे, उस पर सहमतियाँ उन लोगों की ले रहे थे, चाहे उसमें प्रशांत भूषण जी हों, आनंद कुमार जी हों या आशुतोष जी हों, लेकिन वो पहले खाका तैयार कर चुके थे। मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में पॉलिटिक्स नहीं थी, वो केवल करप्शन के विरोध में आंदोलन करने के लिए आए थे। अगर वो आए होते, तो शायद ये चीज़ें नहीं दिख रही होती जो आज दिख रही हैं। वो उसी हिंदुत्व के पिच पर और बड़े हिंदुत्व के पुरोधा के रूप में सामने आ रहे हैं। बिल्किस बानो के केस पर वो एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। शाहीन बाग पर वो एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। तो इस और आरक्षण के इश्यू पर वो एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। अगर वहाँ पर उनके एक मिनिस्टर ने केवल वो संकल्प दोहराया जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करते समय दोहराया था, उसको लेकर के उनको रिज़ाइन करा दिया। तो सामाजिक न्याय और सेकुलरिज़्म की राजनीति से वो बिल्कुल जुदा है। एक पॉपुलर पॉलिटिक्स के हिस्से के रूप में वो कॉर्पोरेट मीडिया के साथ जुड़ करके और जो पूरा बाकी और जो जिसको हम लोग क्रोनी कैपिटलिज़्म कहते हैं, वो उससे ब्रांडिंग के ज़रिए वो निकल कर के आए और निश्चित रूप से उनको एक सफलता मिली। आज भी आप उत्तर प्रदेश में देख लें, गुजरात में देख लें और दूसरे प्रदेशों में देख लें जहाँ पे अभी उनका संगठन थोड़ा-सा काम कर रहा है, वो एक छवि के साथ आए। और उसमें आप देखिए गांधी को कभी उन्होंने इस्तेमाल किया, कहीं भगत सिंह को इस्तेमाल किया, पंजाब में जाते हैं तो गांधी नहीं है, वहाँ केवल भगत सिंह और अम्बेडकर हैं, गुजरात में जाते हैं तो गांधी जी की बात करने लगते हैं। तो आइडियोलॉजी के रूप में उनके सामने ये सब कुछ भी नहीं है, उनका इस्तेमाल कैसे करना है। अन्ना हज़ारे का इस्तेमाल किया, गांधी जी का इस्तेमाल किया, वो अम्बेडकर का भी इस्तेमाल कर लेंगे, झाड़ू उनका चुनाव निशान होता है, लेकिन दलितों के हिस्से के लिए उन्होंने क्या किया? वो तो सीधे आरक्षण के विरोध में अपने शुरुआती दौर में थे। तो अरविंद केजरीवाल की मुझे नहीं लगता कि कोई आइडियोलॉजी है, वो सिर्फ़ और जी। सिर्फ़ वो पॉपुलर पॉलिटिक्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए कभी वो हिंदुत्व उठाते हैं, कभी कुछ और उठाते हैं और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे वो कितना सफल होते हैं, क्योंकि बिना विचारधारा के एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती है और अगर वो विचारधारा के रूप में सामने आएँगे, तो फिर वही विचारधारा है जो आरएसएस की है, उसमें वो जी। अलग नहीं होंगे, अगर वो सामने आते हैं तो। जी। तो नीरेंद्र, क्या ये माना जाए कि इन्होंने केजरीवाल ने जो विचारधारा के नाम पे दिया है, दरअसल अपने कार्यकर्ताओं को दिया है? क्योंकि उनको भी ये सवाल फेस करना पड़ता होगा। तो ठीक है, ये 3 चीज़ें दे दिए मंत्र, लेके जाओ इसी को विचारधारा के नाम पर परोसते रहो सब जगह। क्या ये एक मकसद हो सकता है? बार-बार सवाल उठ रहे हैं, विचारधारा क्या विचारधारा? लो, ये लो विचारधारा, जाओ। मेरे ख्याल से असल में हिंदुस्तान की राजनीति में विचारधारा के आधार पर दल इस तरह बटे हुए हैं कि किसी ऐसा नहीं है कि मैं इसकी जगह ले लूंगा। अगर आप सेकुलर विचारधारा लेते हैं तो आप कांग्रेस की जगह लेते हैं, जैसा मैंने पहले कहा। ये जो 3 शब्द हैं, मानवता और देशभक्ति और राष्ट्रवाद, सॉरी क्या था, ईमानदारी। ईमानदारी। ये तीनों चीज ऐसी हैं जिस पे कोई कॉपीराइट किसी का नहीं है, जिसको कोई भी बोल सकता है और जिसके लिए कोई खर्च करने की जरूरत नहीं। भाई मैं देशभक्त हूँ, इसलिए मुझे क्या किसके साथ कमिटमेंट करना है? कमिटमेंट नहीं करना। भाई सारे 140 करोड़ लोग देशभक्त हैं तो देशभक्त है। ईमानदारी पे कोई कैसे कह सकता है कि तुमने ईमानदार नहीं हो? हम ईमानदार हैं, हो सकते हैं। तो ये, और मानवता, तो मानवता तो ठीक है। तो एक ऐसी चीज है जिसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता। बीजेपी ये नहीं, अरे तुम मानवतावादी कैसे हो गए, अरे तुम कट्टर ईमानदार कैसे हो गए, तुम देशभक्त कैसे हो गए, उंगली नहीं, कोई नहीं उठा सकता।
तो ये एक ऐसी चीजें हैं जिसको टैग करके आप सड़क पे निकल सकते हो और आप पे हमला, जैसा आपने पहले कहा कि ये भी एक कारण है कि अगर आप मुसलमानों के खिलाफ पक्ष में बोलते हो तो आप पे तुरंत उंगली उठ जाती है, उसका आपको नुकसान होता है। तो स्ट्रेटेजिकली तो ये है ही, निश्चित रूप से हम मानते हैं कि स्ट्रेटेजी, लेकिन होता क्या है कि एक व्यक्ति नहीं है या है? अरे बाबा, थायराइड है कि नहीं है? श्योर तभी होगे जब रिपोर्ट्स डायरेक्ट अपोलो लैब से होगी। 100% accurate report डायरेक्ट अपोलो लैब से। कभी-कभी 365 दिन में 2 बार अगर स्ट्रेटेजिकली कुछ काम करें तो आप समझते हो कि मजबूरी में किया। एक आदमी अगर 365 दिन में अगर 9 महीने वो अपनी स्ट्रेटेजी करता रहता है, तो फिर आपको उस पे विश्वास नहीं होता है कि अगर ये स्ट्रेटेजिकली अपना एक्शन ले रहा है, तो जब मुझे ज़रूरत होगी तब मुझे काम नहीं करेगा। तो इसीलिए और हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो शुरुआत में अरविंद केजरीवाल पे लोग क्यों भरोसा किया? मेरी समझ ये है कि एक चीज़ उनका जो था दिल्ली चुनाव में कि हम ईमानदार हैं, और जैसा कि हम जानते हैं 2014 से पहले और ज़्यादा हुआ था कि सारे राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं। आज की तारीख में फिर भी एक तबका है जो मानता हो कि मोदी जी भ्रष्ट नहीं है। हम मानता है, तभी उसको वोट देता है। लेकिन कांग्रेस के राज से पहले मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं जो 50-60 साल में जिया, मैंने सब समझते हैं कि सारे पॉलिटिशियन भ्रष्ट हैं। बीजेपी भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट हैं। तो इसलिए उसमें एक आदमी आता, बोला कि नहीं, हम ईमानदार हैं। और मुझे वो रेडियो का उनका जो विज्ञापन आता था, ये कहता था, अगर इस चुनाव में आपने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो वापस अपने काम पे चले जाएँगे। लेकिन आप क्या करोगे? आपको फिर इन्हीं राजनीतिज्ञों के हवाले आप हो जाओगे। देश, तो ये जो चीज़ है कि आप आदमी पार्टी को सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे, हमको कुछ करना, हमको तो कुछ नहीं मिलना, आपको मिलना है। जी। तो ये जो उन्होंने इमेज बनाई, वो इसके कारण से ये अच्छा विचारधारा नहीं होने का एक फ़ायदा है। आपसे हर तरह के लोग जुड़ते हैं। अगर वो एक विचारधारा ले लेते, मतलब सेक्युलर विचार, तो जो कम्युनल विचारधारा वाले हैं, जो हिंदुत्ववादी है, वो नहीं आएँगे आपके साथ। तो मेरे ख्याल से पार्टी बनाने के लिए उन्होंने ये भी किया कि हमारी कोई विचारधारा नहीं है। तो उससे वो गुड़ की तरह, तो सारे तरह के लोग चिपक गए और उनका एक हर तरह, लेकिन बाद में धीरे-धीरे पता चला, प्रशांत भूषण छोड़ दिया। जी, किरण बेदी को लगा कि मेरी दाल नहीं गल रही, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो धीरे-धीरे वो बिल्कुल। बाद में पता चला कि इस आदमी की तो विचारधारा है ही नहीं। ये आदमी अपनी डिक्टेटरशिप चला रहा है और इसने एक खास फॉर्मूला इजाद कर लिया है, और जो इनकी बात मानेंगे वो इनके साथ रहेंगे। और सत्ता मिल गई, मिलने के भाग से मुसलमानों ने उनका सपोर्ट किया। लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी लग रही है कि अरविंद केजरीवाल तभी तक पावरफुल है जब तक दिल्ली की गद्दी इनके पास है। अगर 1925 में अगर एमसीडी के चुनाव हम देखें इस बार जो हुए हैं, 2025 में। जिसमें हाँ, अभी एमसीडी के जो चुनाव हुए हैं, उसका जो रिजल्ट आया है, 3% का अंतर है सिर्फ। नहीं, अभी उसका जो इंटरप्रिटेशन लोकल, दूसरी तरह से भी है। उसका इंटरप्रिटेशन दूसरे तरह से भी है। नहीं, पिछले मैं इसलिए कह चुनाव रहा हूँ, में मैं क्यों केजरीवाल के कितने वोट थे और आप कितने हो गए, वो उस नहीं, तरह मैं से भी दूसरी देख बात रहे मैं ये हैं। कह रहा हूँ, मैं जी, इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर वो ये भरोसा रह रहे हैं कि 53% बनाम 38% जो पिछली बार चुनाव था, 15% मार्जिन थी, उसे मुसलमान टोटल सपोर्ट था। अब वो जो केजरीवाल आज मुसलमानों के तरफ कुछ नहीं बोल रहा है, जब 25 में जाएगा और उसने देखा है कि मुसलमानों का 11% वोट कांग्रेस को चला गया है, और अगर वो 53 में से फिर 11% चला गया उस समय, और अगर किसी कारण से एंटी इनकम्बेंसी आ गई, तो उनको आटे दाल का भाव मालूम हो जाए, उस समय उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। मेरे रुचि की बात ये है, जो आदमी जी। मुसलमानों के बारे चुप्पी साध के अपनी स्ट्रेटेजी अपना रहा है, वो वो दिल्ली के चुनाव में वो और 2025 ज़्यादा में क्या हिंदू हो करेगा। जाएँगे, वो और ज़्यादा हिंदू हो जाएँगे, थोड़ा और हिंदू वोट बीजेपी का से ज्यादा हिंदू फ्रीक्वेंसी कोई से हो बढ़ नहीं सकता सकता। है। बीजेपी का जो नहीं, हो कम्युनल सकता है, पॉलिटिक्स है, कुछ मुझे नहीं हो लगता है कि सकता उससे है, ज्यादा हिंदू कोई हो हो नहीं सकता सकता। है, एमसीडी में हो गया है, हो सकता है। 1 मिनट लेकिन प्रोफ़ेसर रविकांत, ये विचारधाराओं का युग नहीं है। ये कहा जाता है विचारधाराओं का अंत हो चुका है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। हम देख रहे हैं कि समाज में भी विचारधाराओं को लेकर कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहस ज़रूर कर रहे हैं और कुछ पत्रकार और कुछ विश्लेषक ये सवाल उठा सकते होंगे कि आपकी विचारधारा क्या है? लेकिन अब कौन विचारधारा पूछ रहा है आजकल? तो केजरीवाल क्या इसको समझ रहे हैं कि विचारधारा तो बस ये जो पढ़े-लिखे लोग हैं इनकी भूख है, बुद्धि विलास है। वहाँ तो हमें फ्री बिजली और पानी और ये सब देना है। उसी के आधार पर चलना है। तो ये एक एक विचारधारा उन्होंने गढ़ी, सुविधाजनक
जिसमें अवसर के हिसाब से फेरबदल किया जा सकता है और उसको चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो विचारधारा विहीन युग में केजरीवाल अपनी राजनीति कर रहे हैं, उसका ये प्रमाण है।